डियर व्यूअर अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी फरमानुल्लाह खान। आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो में हम असेसमेंट ऑफ पीडियाट्रिक लाइन पढ़ेंगे, जो कि हमारे पास हेल्थ असेसमेंट का एक इम्पोर्टेंट यूनिट है। तो आज के लेक्चर में हम एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरह हमने छोटे बच्चों की असेसमेंट करनी है, किस तरह हमने उनकी एग्जामिनेशन करनी है। इसी के साथ इस यूनिट के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एमसीक्यूज में आ सकते हैं, तो हम उन पॉइंट्स को भी एक्सप्लेन करेंगे ताकि आने वाले एग्जाम्स में आपके लिए आसानी हो। इस यूनिट को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था। पार्ट फर्स्ट का वीडियो लेक्चर ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। अब हम एक्सप्लेन करेंगे पार्ट सेकंड को। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं इस यूनिट के पार्ट सेकंड को। प्रिपरेशन फॉर एग्जामिनेशन। तो हम जब बच्चे को एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करते हैं कि अब हमने बच्चे की एग्जामिनेशन करनी होती है, उसकी फिजिकल एग्जामिनेशन करनी होती है, उसके डिफरेंट टेस्ट करने होते हैं, मस्कुलोस्केलेटल न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करनी होती है, तो उसके लिए हम बच्चे को किस तरह प्रिपेयर करेंगे। कंफर्टेबल इन्वायरमेंट होना चाहिए, इन्वायरमेंट कंफर्टेबल होना चाहिए जहां पे बच्चा ना डरे, ना उसको किसी चीज़ की टेंशन हो। सही है। उसके बाद इनकरेज पेरेंट्स टू पार्टिसिपेट इन एग्जामिनेशन। हमने बच्चे के पेरेंट्स को बच्चे की एग्जामिनेशन में क्या करना है, उनको इन्वॉल्व करना है। क्यों? एक तो ये है कि बच्चे के बहुत से प्रॉब्लम ऐसे होते हैं, बहुत सी चीज़ें ऐसे होती हैं, बहुत से डेवलपमेंटल हमारे पास पॉइंट्स इस तरह होते हैं जिसके बारे में उनके पेरेंट्स को पता होता है। तो अगर हम बच्चे के पेरेंट्स को इन्वॉल्व कर लेते हैं एग्जामिनेशन में, तो वो हमें अच्छे तरीके के साथ क्या करते हैं, हिस्ट्री दे सकते हैं। तो हमने पेरेंट्स को क्या करना है, उनको इन्वॉल्व करना है ताकि वो भी बच्चे की एग्जामिनेशन में हमारे साथ पार्टिसिपेट करे। इसके बाद प्रिपेयर चाइल्ड एंड पेरेंट फॉर एनी न्यू और पेनफुल प्रोसीजर। क्या होता है कि अगर हमने कोई पेनफुल प्रोसीजर करना है, मतलब बच्चे से या ब्लड लेना है, या जिस तरह हमारे पास CSF फ्लूइड होता है, या कोई भी इस तरह का अगर हमने पेनफुल प्रोसीजर करना है, तो अगर बच्चा इस काबिल है कि उसको चीज़ों की समझ आती है, तो हमने उसको भी बताना है, उसको भी प्रिपेयर करना है। इसके साथ उसके पेरेंट्स को भी हमने प्रिपेयर करना है कि हम ये प्रोसीजर करेंगे, इस दौरान आपका बच्चा रो सकता है, तो आपने क्या करना है, उसको सही से कंट्रोल करना है, उसको सही से पकड़ना है। तो क्या है कि कोई भी पेनफुल प्रोसीजर हो, कोई भी न्यू प्रोसीजर हो जो बाप पेरेंट्स के लिए या उसके बच्चे के लिए न्यू हो, तो उससे पहले हमने उनको आगाह करना है। उसके बाद इक्विपमेंट नीड्स, जो इक्विपमेंट हमें नीड होते हैं, वो जो चीज़ें जो एग्जामिनेशन के दौरान हम यूज़ कर सकते हैं, तो वो तमाम इक्विपमेंट हमारे पास उसी टाइम होने चाहिए जहाँ पे हम एग्जामिनेशन करें। तो इससे आप लोगों का MCQs इस तरह आ सकता है कि हमने अगर बच्चे की एग्जामिनेशन करनी है तो उसको प्रिपेयर किस तरह करना होगा। तो इसमें से एक पॉइंट भी आ सकता है, तीनों भी आ सकते हैं, तो ये स्लाइड पर आपको याद होना चाहिए। अब हमारे पास है ऑब्जेक्टिव डेटा फिजिकल एग्जामिनेशन के। अब हमारे पास बच्चे की फिजिकल एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाती है, और जिस तरह हर असेसमेंट में हम ये चार चीज़ें देखते हैं, इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, अस्कल्टेशन एंड परकशन। तो वो चारों चीज़ें, वो चारों प्रोसीजर हमने यहाँ पे क्या करने होंगे, यहाँ पे हमने अप्लाई करने होंगे 4 स्टेप्स। तो सबसे पहले हमारे पास इंस्पेक्शन है। इंस्पेक्शन में क्या होगा कि पर्पसफुल ऑब्जर्वेशन ऑफ चाइल्ड फिजिकल फीचर्स एंड बिहेवियर। फिजिकल फीचर कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्लूड साइज, शेप, कलर, movement, position and location. डिटेक्शन ऑफ आर्डर इज आल्सो पार्ट ऑफ इंस्पेक्शन। तो ये आप MCQs के लिए याद रख ले कि आर्डर भी है, वो भी हम इंस्पेक्शन के दौरान क्या करते हैं, उसको डिटेक्ट करते हैं। तो इंस्पेक्शन में क्या होता है कि हम छोटे बच्चे को जो है सर से लेके पांव तक पूरा देखते हैं कि उसके बॉडी के जितने भी ऑर्गन हैं, आया वो नॉर्मल है या नहीं है, उसकी स्किन पे कहाँ पे कोई रैशेस तो नहीं है, कहाँ पे कोई निशान तो नहीं है, कहाँ पे कोई स्वेलिंग वगैरह तो नहीं है। हम आई कलर देखेंगे, आई पिगमेंट देखेंगे, आई साइट इसमें हम देखते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, हम हेयर कलर देखते हैं, उसके नाखून देखते हैं। तो उसकी फुल बाय फुल बॉडी के जो फिजिकल फीचर्स हैं, जो कलर हैं, जो बच्चे के बिहेवियर्स वगैरह हैं, तो ये तमाम क्या करते हैं, हम इंस्पेक्शन में ये तमाम चीज़ें हम देखते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है पल्पेशन। पल्पेशन क्या होता है कि यूज ऑफ टच टू आइडेंटिफाई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्किन, इंटरनल ऑर्गन एंड मासेस।
इसमें क्या होता है कि अगर इंस्पेक्शन के दौरान हमें कोई रेशेस वगैरह नजर आ जाते हैं या स्किन में कोई स्वेलिंग वगैरह आ जाती है, तो पल्पेशन के थ्रू हम उस जगह को टच करके ये देखते हैं कि ये स्वेलिंग कहाँ से है, क्यों है, ये स्वेलिंग कितनी है, आया इस स्वेलिंग को टच करने से बच्चे को पेन होता है या नहीं होता। तो ये चीज फिर हम क्या करते हैं, पल्पेशन में चेक करते हैं। इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्लूड टेक्सचर, moistness, tenderness, temperature, position, shape, consistency and mobility of masses and organ। क्या होता है कि हम अगर कोई मांस वगैरह है, उसकी स्किन में कोई स्वेलिंग वगैरह है, तो उसको हम फिर टच करते हैं कि उसकी टेम्परेचर कितने हैं, आया वो जगह गर्म तो नहीं है, वहां पे कोई पस वगैरह तो नहीं है, वो जगह मोबाइल है या नहीं है, मतलब उस जगह को आप टच करते हो तो वो स्वेलिंग जो है उसी जगह पे फिक्स होती है या वो स्वेलिंग उस साइड से दूसरी साइड में शिफ्ट हो जाती है। तो ये तमाम चीज़ें क्या होते हैं, ये हम फिर पल्पेशन के थ्रू चेक करते हैं। इसके बाद द पामर सरफेस ऑफ द फिंगर्स एंड फिंगर्स पैड हेल्प डिटरमाइन पोजीशन, साइज, कंसिस्टेंसी एंड मासेस। क्या होता है कि जो पाम सरफेस है हमारे पास फिंगर का, तो उस पे क्या होता है, जो हमारे फिंगर पैड्स हैं, तो वो हमें किसी भी चीज़ की साइज, उसके बॉडी में स्वेलिंग, वो स्वेलिंग किस तरह से है, कितनी है, ये तमाम चीज़ें हम फिर क्या करते हैं, पल्पेशन के थ्रू चेक करते हैं। इसके बाद द अल्नर सरफेस ऑफ द हैंड इज बेस्ट टू डिटेक्ट वाइब्रेशन। जो अल्नर साइड, अल्नर बोन की तरफ जो साइड होता है, तो ये जगह क्या होती है, इस जगह पे हम बॉडी के डिफरेंट टाइप ऑफ वाइब्रेशन चेक करते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ नर्व रिफ्लेक्स जो है वो हम अल्नर सरफेस ऑफ द हैंड से चेक कर सकते हैं। तो ये आप एमसीक्यूज के लिए फिर याद रख ले। इसके बाद थर्ड स्टेप हमारे पास है अस्कल्टेशन। अस्कल्टेशन के हम स्टेथोस्कोप के थ्रू चेक करते हैं बॉडी सरफेस को, बॉडीज ऑर्गन को एग्जामिनेशन करते हैं स्टेथोस्कोप के थ्रू। तो उसमें क्या होता है, लिसनिंग टू साउंड्स प्रोड्यूस बाय एयरवे, लंग्स, स्टोमक, हार्ट एंड ब्लड वेसल टू आइडेंटिफाई देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या करते हैं कि हम एयरवे की साउंड, लंग्स की साउंड, स्टोमक की साउंड, हार्ट, ब्लड वेसल्स वगैरह, तो वो हम क्या करते हैं, वो स्टेथोस्कोप के थ्रू चेक करते हैं। जिस तरह ब्लड प्रेशर चेक किया, जिस तरह बाउल साउंड हम चेक करते हैं स्टेथोस्कोप किसी के एब्डामिन पे रख के। इसी के बाद क्या करते हैं, एयरवे, लंग्स की, हम उसको बच्चे को कहते हैं सांस ले, अगर वो थोड़ा बहुत जो है समझता है, नहीं समझता तो वैसे भी कोई भी चेस्ट वगैरह इन्फेक्शन जो हम फाइंड आउट करते हैं, तो वो स्टेथोस्कोप के थ्रू हम फाइंड आउट कर सकते हैं अस्कल्टेशन प्रोसेस के थ्रू। अस्कल्टेशन इज यूजुअली परफॉर्म विद अ स्टेथोस्कोप टू एनहांस द साउंड हियर। और ये हम स्टेथोस्कोप के थ्रू चेक करते हैं, जिससे हमें क्लियर कट साउंड फिर फील होता है, हमें सुनाई देता है, चाहे वो चेस्ट का हो, चाहे वो बाउल साउंड हो, वो स्टमक वगैरह का हो। इसके बाद लास्ट स्टेप फिर हम पे परफॉर्म करेंगे परकशन। अब परकशन किस तरह होते हैं, तो ये तो इंट्रोडक्शन में हमने एक्सप्लेन किया है कि परकशन में क्या होगा कि स्ट्राइकिंग द सरफेस ऑफ बॉडी either directly or indirectly to set up vibration that reveal the density of underlying tissue and border of internal organ। देखो हम लीवर कहाँ पे स्टार्ट होता है, लीवर की स्वेलिंग कितनी है, गॉल ब्लैडर की स्वेलिंग कितनी है, गॉल ब्लैडर कितना है, इसके बाद कहाँ पे बोन है, कहाँ पे स्वेलिंग है। तो ये तमाम चीज़ें हम परकशन के थ्रू चेक करते हैं कि बॉडी के उस जगह पे हम हाथ को रख लेते हैं और दूसरे फिंगर से हम टेप करते हैं हैमर की तरह, तो फिर वो उसकी वाइब्रेशन आती है, साउंड आती है, जिसके मुताबिक हमें पता चलता है कि ये कौन कौन सी हमारे पास कहाँ पे स्वेलिंग है, कहाँ पे फ्लूइड एक्युमुलेशन है। सही है। तो ये परकशन, तो ये जो है परकशन में किस तरह होता है, तो ये हमने इंट्रोडक्शन में एक्सप्लेन किया। यहाँ पे सिर्फ इतना बताता जाऊँ कि अगर हमने बॉडी के इंटरनल आर्गन देखने हैं, उसके बॉर्डर वगैरह देखने हैं, तो उसके लिए फिर हम परकशन प्रोसीजर यूज करते हैं। तो ये 4 जो प्रोसीजर, ये स्लाइड इंतहाई इंपॉर्टेंट है, इससे कोई भी एमसीक्यू जो है वो आ सकता है। एक के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि हम इंस्पेक्शन क्यों करते हैं, पल्पेशन क्यों करते हैं, अस्कल्टेशन या परकशन क्यों करते हैं छोटे बच्चों में। अभी भी हमारे पास इंपॉर्टेंट स्लाइड है कि इंस्पेक्शन ऑफ स्किन में हम क्या करेंगे, स्किन कलर देखेंगे, स्किन टेम्परेचर देखेंगे, टेक्सचर देखेंगे और मॉइस्चरनेस देखेंगे कि स्किन का कलर कैसा है, वो ब्लूइश तो नहीं हो रहा, रेड तो नहीं है,
या पेल तो नहीं है, टेम्परेचर स्किन गर्म है, फीवर वगैरह तो नहीं है। उसके बाद स्किन टेक्सचर किसे कहते हैं? टेक्सचर ये कि आया स्किन नॉर्मल है, कहाँ पे दाने, कहाँ पे रिजिस, कहाँ पे हमारे पास स्वेलिंग वगैरह तो नहीं है। इसके बाद मॉइस्टनेस देखेंगे कि स्किन मॉइस्ट है या ड्राई है, क्योंकि जब छोटे बच्चे डायरिया वगैरह हो जाता है तो उनकी स्किन काफ़ी डिहाइड्रेट हो जाते हैं, तो वो स्किन काफ़ी ड्राई हो जाती है। तो इसमें क्या होगा कि डिग्री ऑफ डिहाइड्रेशन or weight loss caused by dehydration can be estimated from the time it takes tinted skin to return to its natural contour। क्या होता है कि जब हमने बच्चे की डिहाइड्रेशन चेक करनी होती है या डिहाइड्रेशन की वजह से जो उसका वेट लॉस होता है, अगर हमने ये फाइंड आउट करना है तो इसके लिए सिंपल सा प्रोसीजर है कि हम क्या करते हैं कि बच्चे की स्किन को पिंच आउट करते हैं, उसको जो है अपने उंगलियों में दबा लेते हैं ऊपर की तरह और फिर छोड़ देते हैं। अगर वो अपने नॉर्मल पोजीशन में कितने टाइम में नॉर्मल पोजीशन की तरफ जाता है तो उसके मुताबिक हम कहते हैं कि इतने % डिहाइड्रेशन हुई है। तो यहाँ पे आप देख लें, ये स्लाइड एमसीक्यूज के हवाले से इंपॉर्टेंट है कि आपको सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन वो लेकर आ सकता है कि बच्चे की स्किन हमने पिंच आउट की और उसने 2 से लेकर 3 सेकंड तक टाइम लिया अपने नॉर्मल पोजीशन में जाते हुए, तो वेट लॉस कितना होगा? 5 to 8%। अगर 2 सेकंड या 2 सेकंड से कम जो है उस टाइम में वो अपनी जगह पे चला जाता है तो वो 5% या लेस देन 5% वेट लॉस होगा, जो नॉर्मल कंसीडर किया जाता है, इतना इश्यू नहीं होता। लेकिन अगर स्किन को हमने पिंच आउट किया और 2 से 3 सेकंड उसको लगे तो ये 5 to 8% क्या होगा? डिहाइड्रेशन की वजह से वेट लॉस हुआ है। इसके बाद अगर 3 से लेके 4 सेकंड तक टाइम लिया तो 9 to 10% डिहाइड्रेशन हुई। अगर 4 सेकंड से ज़्यादा टाइम ले लेता है तो फिर डिहाइड्रेशन की वजह से जो वेट लॉस है वो 10% से ज़्यादा है। सही है। तो हमने बच्चे की स्किन को पिंच आउट किया, उसको अपनी उंगलियों में लेके ऊपर किया, फिर छोड़ा, तो वो जितने टाइम में वापस अपनी जगह पे जाएगा तो उतना % हमें बताएगा कि ये इतनी डिहाइड्रेशन हुई है। अब हमारे पास है कलर वेरिएशंस ऑफ द स्किन, कि स्किन में हमारे पास कौन कौन से कलर चेंजेस आते हैं। हमारे पास आता है प्लिटोरिया। प्लिटोरिया किसे कहते हैं? फ्लश्ड रेड अपीयरेंस में इंडिकेट पॉलीसाइथीमिया। अगर बॉडी के या स्किन में या हमारे पास ब्लड सेल की ब्रेकडाउन होती है, एबनॉर्मल ब्रेकडाउन होती है, तो फिर हमारे स्किन पे जगह जगह पे रेड से स्पॉट आ सकते हैं, जिसको हम प्लिटोरिया कहेंगे, जिसकी फ्लश्ड रेड अपीयरेंस होगी। सेकंड, स्किन में क्या हो सकते हैं? पेलर स्किन भी हो सकता है। पेल अपीयरेंस होती है दैट इंडिकेट इनीमिया आर कंप्रोमाइज्ड ऑफ कार्डियक स्टेटस। अगर एक बच्चे को इनीमिया होता है या एनीमिक होता है, एनीमिक मतलब ये है कि उसकी ब्लड डिफिशियंसी है, एचबी लेवल उसका कम है, या आरबीसी में कोई प्रॉब्लम है, या अगर किसी बच्चे का कार्डियक प्रॉब्लम है तो उसकी स्किन की जो अपीयरेंस होगी वो पेल होगी। थर्ड, हमारे पास जाइंडस भी हो सकता है। जाइंडस में क्या है कि बच्चे की अगर स्किन अपीयरेंस येलो है, येलोइश स्किन अपीयरेंस है, तो वो क्या होता है? तो वो जाइंडस को शो करता है। और आई का जो स्क्लेरा है, जो आई में जो वाइट पार्ट है, अगर ये येलो है तो वो जाइंडस को शो करेगा, या उसके ब्लड के बिलिरुबिन लेवल को ज्यादा शो करेगा, कि मतलब उसके ब्लड लेवल बिलिरुबिन ज्यादा है। अक्सर छोटे बच्चों को ये जाइंडस वगैरह ये प्रॉब्लम होती है। तो ये स्किन के 3 टाइप आप हमारे पास वेरिएशन आ सकते हैं, तो आप ये एमसीक्यूज के लिए याद रख लें। अब हमारे पास क्या है? प्राइमरी स्किन लीजन्स हैं, जो इसको एक एक करके हम पढ़ेंगे, लेकिन इसको तेजी के साथ हमने पढ़ना है, क्योंकि अगर इनको यहाँ पे ज्यादा एक्सप्लेन करेंगे तो फिर हमारा जो है टाइम ज्यादा सर्फ होगा। तो यहाँ पे मैं जो है इसको तेजी के साथ पढ़ लेता हूँ, लेकिन आप लोगों ने इसको एक एक करके अच्छे तरीके के साथ पढ़ना है। यहाँ पे आप देखें मिक्यूल, लीजन नेम मिक्यूल, तो इसमें क्या होता है कि फ्लेट नॉन पल्पेबल हमारे पास यहाँ से निशान से बने होते हैं, ये नीचे की तरफ कुछ नहीं होता, वही स्किन के ऊपर वाले होते हैं, और ये हमारे पास रुबेला वायरस, रूबियोला, इन टाइप ऑफ डिजीज में अक्सर इस तरह के निशान पड़ जाते हैं। इसके बाद पेच बन जाते हैं। पेच किसे कहते हैं? कि जिसको हम अक्सर भी देखते हैं कुछ लोगों को, जिसके हाथों पे क्या होते हैं, जिसकी पूरी बॉडी
वाइट और ब्लैक होती हैं, मतलब उसका जो नॉर्मल स्किन कलर है उसके साथ जगह जगह पे वाइट बड़े बड़े छाप बने होते हैं। और वो क्यों होता है? वो मेलानिन पिगमेंट की कमी की वजह से होता है। तो यहाँ पिक्चर के थ्रू मैं आपको दिखा दूं, देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो ये हमारे पास के ये पेच बने होते हैं इस तरह की अपीयरेंस अगर बॉडी के हैं विटिलागो, तो ये हमें फिर पता होना चाहिए मेलानिन की डिफिशियंसी की वजह से इस तरह पेच होते हैं बच्चों की बॉडी पे। इसके बाद थर्ड क्या है, हमारे पास पेप्यूल है। पेप्यूल में क्या होगी कि वो जो स्किन की आपके पास एलिवेशन है वो 1 cm से कम होती हैं, फिल्म होती हैं, और ये वार्ड्स या पिगमेंटेड नेवी वगैरह में इस तरह के हमारे पास निशान बनते हैं। यहाँ पिक्चर में आप देख सकते हैं ये वार्ड्स हैं। अगर इस तरह की अगर कोई निशान बने हुए हैं या इस तरह की कोई स्वेलिंग वगैरह है तो ये हमारे पास क्या है, ये किसी भी वार्ड्स वगैरह को शो करते हैं। तो इसके बाद फिर हमने इसकी डायग्नोसिस क्या होंगे, इसके फिर टेस्ट क्या होंगे, ट्रीटमेंट क्या होंगे, तो ये चीज़ें फिर हमने इसके बाद करनी होगी। लेकिन इंस्पेक्शन के थ्रू अगर इस तरह के निशान हमें नज़र आते हैं तो इसका मतलब होगा कि ये वार्ड्स या कोई प्रॉब्लम है। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं नोड्यूल। नोड्यूल क्या होता है कि एलिवेटेड फिल्म डीपर इन डर्मिस देन पिप्यूल। इसकी जो आपके पास क्या होता है कि ये स्किन की अंदर की तरफ से स्वेलिंग होती है, इंतहाई नीचे की तरफ से। वो हमारे पास जो पिप्यूल था वो थोड़ा ऊपर की तरफ था। इसमें इरिथमिया नोडियम हमारे पास होता है, तो नोडिसम। तो इस डिजीज में क्या होता है, इस डिजीज में स्वेलिंग होगी। तो देखो अगर स्वेलिंग होती है तो फिर हमने ये चेक करना होता है कि ये स्वेलिंग कहाँ पे है, आया ये स्किन के ऊपर सरफेस की है या नीचे की तरफ से उसका क्या है स्वेलिंग है। इसके बाद हमारे पास क्या है ट्यूमर। तो ट्यूमर तो सिंपल सी बात है, अगर एबनॉर्मल ग्रोथ कहीं स्किन में हुई है तो वो जिस तरह हमारे पास गाइटर वगैरह में होते हैं तो उसमें क्या होता है उसकी जो एलिवेशन होती है वो 2 cm से ज़्यादा होती है। इसका एग्जाम्पल न्यूप्लाज्म या हेमेंजियोमा हमारे पास है कि अंदर की तरफ कोई स्वेलिंग वगैरह हुई है तो वो जगह फूली हुई होती है, नॉर्मल से ज़्यादा हुई होती हैं, और ये अक्सर ट्यूमर में होता है। डिफरेंट टाइप ऑफ ट्यूमर्स अगर बच्चों को होते हैं तो उसमें इस तरह की कंडीशन हो सकते हैं। और इसके बाद हमारे पास है वेजिकल। वेजिकल क्या है, एलिवेटेड फील्ड विद फ्लूइड डायमीटर 1 cm से डायमीटर कम होता है लेकिन इसमें फ्लूइड होते हैं। देखो ये वाइट जो आपको नजर आए तो इसमें फ्लूइड होता है। यहाँ पे हमारे पास सेल्स वगैरह थे, नॉर्मल पस वगैरह था। इसमें क्या होते हैं कि अर्ली चिकन पॉक्स जो होते हैं या हर्ब सिम्प्लेक्स वायरस वगैरह होते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें जो नोड्यूल्स होते हैं वेजिकल्स होते हैं तो वो उसमें वाटर होते हैं, मतलब वाटरी फ्लूइड टाइप वो भरे होते हैं। यहाँ पिक्चर के थ्रू मैं आपको दिखा दूँ, ये यहाँ पे आप देख ले, देखो ये हर्ब सिम्प्लेक्स वायरस की वजह से जो हमारे पास स्वेलिंग वगैरह होती है तो ये क्या है, तो ये जो उबले हुए बने हैं तो इसके अंदर फ्लूइड होता है। सही है। यहाँ पे आप देख लीजिए ये एरिथमिया नोड्सम है, तो ये क्या हुआ है कि जगह जगह पे आप देख सकते हैं जगह जगह पे रेडनेस स्वेलिंग हुई है। देखो तो एरिथमिया नोड्सम है, मतलब जगह जगह पे आपके पास रेडनेस होती है स्किन में जो शो करती है कि यहाँ पे कोई ब्लीडिंग प्रॉब्लम हो रही है, यहाँ पे कोई आरबीसी वगैरह की ब्रेकडाउन हो रही है। इसके बाद हमारे पास है पोस्ट्यूल। पोस्ट्यूल में क्या होते हैं, वेजिकल फिल्ड विद फ्लूएंट फ्लूइड। इसमें जो वेजिकल बने होते हैं, जिस तरह हमारे पास दाने वगैरह निकल आते हैं लोगों की बॉडी पे, तो उसके अंदर पस होता है। पस होता है मतलब खराब फ्लूइड होता है। इसके बाद बुल्ला। बुल्ला किसे कहते हैं, अगर किसी बंदे का जो हाथ जल जाता है तो जो वो स्वेलिंग होती है जिसके अंदर फ्लूइड होते हैं उसको कहते हैं बुल्ला। तो कुछ बच्चे हमारे पास क्या होते हैं, उनकी स्किन पे इस तरह के बुल्ला टाइप होते हैं, स्वेलिंग होती है जिसके अंदर फ्लूइड होता है। तो फिर जो हम चेक करते हैं कि ये क्यों हुआ है, इसका रीज़न क्या है। सही है। इसके बाद हमारे पास व्हील होता है, लीजन नेम व्हील। इसमें क्या होता है, इररेगुलर एलिवेटेड सॉलिड एरिया ऑफ एडेमेटस स्किन। आर्टिसीरिया हो गया या इंसेक्ट्स बाइट हो गया। यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं पिक्चर के थ्रू, तो इस पिक्चर में आप देख सकते हैं आर्टिसीरिया डर्मेटोलॉजिकल डिसऑर्डर। अगर बच्चों की इस तरह की अपीयरेंस है स्किन पे तो ये हमारे पास क्या है, ये आर्टिसीरिया की तरफ से जगह जगह पे स्वेलिंग हो जाती है, गड़े से बन जाते हैं। तो ये हमारे पास कहते हैं, ये हमने अब बताया आपको कि स्किन के डिफरेंट टाइप ऑफ लीजन्स या दाने वगैरह या स्वेलिंग होगी तो उनको हमने किस तरह डिफ्रेंशिएट करना है। इसके बाद हमारे पास आ जाती है हेड की एग्जामिनेशन। तो हेड में क्या है कि मेयर ऑक्सीपिटल फ्रंटल सरकमफेरेंस, हमने फ्रंट से लेके बैक साइड तक वो पूरा सर का सरकमफेरेंस हमने क्या करना है, मेयर करना है। कि नोट एनी सिमेट्री आर अपीयरेंस आउट ऑफ रिलेशनशिप टू द रेस्ट ऑफ द फेस एंड बॉडी। कि आया इसमें एसिमेट्री तो नहीं है, मतलब उसका शेप या तो फ्रंट की तरफ तो नहीं निकला हुआ या बैक साइड की तरफ तो नहीं निकला,
सही है। इसके बाद बॉडी शेप के लिहाज से इसकी कंडीशन क्या है, किस तरह कि आगे हमारे पास दो ये जो टर्म आ रहे हैं तो इसमें फिर ये चीज़ मैं आपको समझा दूंगा। इसके बाद पल्पेट फॉन्टेनली एंड सूचर, इंस्पेक्ट हेयर फॉर कलर, टेक्सचर, डिस्ट्रीब्यूशन एंड डायरेक्शनल पैटर्न। क्या होता है कि हमने फॉन्टेनली चेक करने हैं, आगे स्लाइड में भी इसका पिक्चर आ जाएगा और इस यूनिट के पार्ट फर्स्ट में भी मैं आपको बता चुका हूं कि फॉन्टेनली कहते हैं कि हमारे स्कल में छोटा बच्चा जो पैदा हो जाते हैं तो उसके स्कल में डिफरेंट स्पेस होते हैं, वो स्पेस उसके ब्रेन के साइज को इंक्रीज करने के लिए जगह प्रोवाइड करते हैं, जो कि एज के लिहाज से ये फिर फॉन्टेनली खुद ब खुद खत्म बंद हो जाते हैं। जब बच्चे का दिमाग जो होता है वो मेच्योर हो जाता है, उसकी साइज नॉर्मल तक आ जाती। इसके बाद हमने हेयर की डिस्ट्रीब्यूशन चेक करनी है कि आया हेयर अपनी अपनी जगह पे हैं और उनका कलर कैसा है। इसके बाद हमारे पास दो टर्म्स यहाँ पे यूज हुए हैं, एक माइक्रोसेफेली, दूसरा मैक्रोसेफेली। अगर बच्चे का बॉडी के लिहाज से उसका सर छोटा है जो कि नॉर्मल नहीं होना चाहिए था तो इसको हम कहेंगे माइक्रोसेफेली। एबनॉर्मल स्मॉलनेस ऑफ हेड, दैट इज occipital frontal circumference less than 10th percentile of general appearance, generally due to poor brain growth. It can be isolated finding or it may be associated with genetic syndrome or congenital infection. क्या होता है कि अगर बच्चे का बॉडी के लिहाज से उसका सर बहुत छोटा है जो कि एबनॉर्मल है तो ये बहुत सी रीजन, या तो जेनेटिक प्रॉब्लम या किसी सिंड्रोम की वजह से हो सकता है, सही है, या बच्चे की ब्रेन की डेवलपमेंट सही नहीं हो रही या कोई और इश्यू है तो इस कंडीशन को हम कहेंगे माइक्रोसेफेली। अगर बच्चे का सर उसके बॉडी के धड़ से छोटा हो, उसके मुकाबले में छोटा हो, वैसे तो छोटा होता है लेकिन अगर बॉडी के लिहाज से एक बच्चे का सर नॉर्मल साइज से छोटा हो तो उसको हम माइक्रोसेफेली कहेंगे। मैक्रोसेफेली कब कहेंगे, अगर बच्चे का सर नॉर्मल बॉडी अपीयरेंस से काफ़ी बड़ा होता है जो कि नॉर्मल नहीं होना चाहिए तो ये क्या होगा कि अगर हेड साइज occipital frontal circumference greater than 90th percentile for general appearance that may be associated with hydrocephalus or dwarfism। या ये क्या होता है, या ये इसको शो करते हैं कि बच्चे की जो बॉडी साइज है ये नॉर्मल से कम है जिस तरह डॉर्फिज्म के बच्चे होते हैं, या हाइड्रोसेफेलस को शो करता है। हाइड्रोसेफेलस किसे कहते हैं, अगर फ्लूइड की एक्युमुलेशन, ब्रेन में वाटर की एक्युमुलेशन होती है तो उस कंडीशन को हम कहेंगे हाइड्रोसेफेलस। तो उस कंडीशन में हम क्या कहते हैं, मैक्रोसेफेली कहते हैं, अगर बच्चे का हेड उसके बॉडी के लिहाज से नॉर्मल साइज से बड़ा हो। तो हेड में हम ये चीज़ें देखेंगे तो आपको एमसीक्यूज के लिए माइक्रोसेफेली और मैक्रोसेफेली में डिफरेंस का पता होना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारे पास कहीं ये फॉन्टेनली, ये एंटीरियर है और ये पोस्टीरियर है और ये सूचर है। तो ये जो स्पेस इसमें है तो ये किस वजह से होती है, इस वजह से होते हैं कि आपके ब्रेन को जगह मिले कि उसका साइज बढ़े। अगर ये बच्चे के टाइम पे क्लोज हैं या फॉन्टेनली नहीं है तो ये बच्चे की इशू होता है किस तरह कि उसकी ब्रेन की डेवलपमेंट फिर सही से नहीं होती और उसका ब्रेन वही छोटा का छोटा रह जाता है और ये एज के लिहाज से ये खुद ब खुद बच्चे की बंद हो जाते हैं कब, जब उसका ब्रेन मैच्योर हो जाए। अब ये इंतहाई सिंपल और इंपॉर्टेंट स्लाइड है कि असेसिंग द चेस्ट फॉर शेप, मोमेंट, रिस्पायरेटरी एफर्ट एंड लंग फंक्शन। हमने चेस्ट का शेप देखना होगा कि वो नॉर्मल है, दोनों साइड पे सेम है या नहीं है। इसके बाद वहाँ पे मोमेंट कोई एबनॉर्मल मोमेंट तो नहीं होती, मतलब ये है कि आप देखते हो कि वो चेस्ट काफ़ी ज़्यादा ऊपर आता है नीचे जाता है। उसके बाद हम रिब्स वगैरह देखेंगे कि वहाँ पे कोई रिब्स वगैरह तो टूटे नहीं हैं बच्चे की डिलीवरी के दौरान, सही है। इसके बाद रिस्पायरेटरी रेट, तो रिस्पायरेटरी रेट जिस तरह हम स्टार्ट में यही कहते आ रहे थे कि बच्चों की जो फिजियोलॉजी होती है वो बड़ों से काफ़ी डिफरेंट होती है। तो 1 साल का होगा तो रिस्पायरेटरी रेट 20 से लेके 40 ब्रीथ्स पर मिनट होता है। न्यू बर्न का 30 से लेके 60 तक। 3 सालों का होगा तो 20 से लेके 30 ब्रीथ पर मिनट अगर रहता है तो ये नॉर्मल होगा। 6 सालों का होगा तो 16 से 22, 10 सालों का होगा तो 16 से 20 और इसके बाद फिर एडल्ट की तरह होता है। तो जो हमारे पास रिस्पायरेटरी रेट होता है वो छोटे बच्चों का क्या होता है, ज़्यादा होता है। क्यों ज़्यादा होता है तो इस यूनिट के फर्स्ट लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन किया है जो कि मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। तो ये हमारे पास नॉर्मल फाइंडिंग है, अगर इससे डिफरेंट होंगे तो फिर हम तब रिस्पायरेटरी डिजीज़ को पॉइंट आउट करेंगे। तो ये नॉर्मल आपको पता होनी चाहिए, इससे एमसीक्यूज अक्सर सिंपल से वो लेकर आते हैं कि
कि 1 ईयर बच्चे का रिस्पिरेटरी रेट नॉर्मल कितना होगा, तो आपको पता होना चाहिए 20 से लेके 40 तक। इसके बाद हमने क्या करना है, हार्ट साउंड को एसिस करना है स्टेथोस्कोप के थ्रू, उनको हमने क्या करना है, चेक करना है। इसके बाद अब जिस तरह रिस्पिरेटरी रेट बच्चों का डिफरेंट था, बिल्कुल इसी तरह उनका हार्ट रेट भी डिफरेंट होता है। अब न्यू बर्न का हार्ट रेट 100 से लेके 170 बीट्स पर मिनट होता है, हालांकि एडल्ट का 60 to 100 होता है। तो हमें अगर नॉर्मल का पता होगा, अब अगर एक बंदे को बच्चे के नॉर्मल हार्ट बीट का नहीं पता, तो उसको वो अगर 120 आ जाए तो वो कहेगा ये तो क्या है, ये तो एबनॉर्मल है, हालांकि एबनॉर्मल नहीं होता। तो जो हमारे पास न्यू बॉर्न बेबी होते हैं तो उनका हार्ट रेट 100 से लेके 170 तक होता है, एवरेज 120। इन्फेंट जो है होते हैं 2 सालों तक, उनका हार्ट रेट 80 से लेके 130 तक होता है, और एवरेज क्या है, एवरेज 110 है। 2 से लेके 6 सालों तक जो होते हैं उनका हार्ट रेट 72। तो हमें पता होना चाहिए कि बच्चों का नॉर्मल हार्ट रेट क्या है, तो उसी के मुताबिक फिर हम अगर उसमें कोई एबनॉर्मलिटी आती है तो हम फिर वो चेक कर सकेंगे। सही है, तो ये नॉर्मल हार्ट रेट आपको पता होनी चाहिए, इससे सिंपल एमसीक्यूज वो लेकर आ सकते हैं। इसके बाद ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, द लोकेशन ऑफ एपिकल इंपल्स चेंज एज द चाइल्ड रिब केज ग्रो। In children under 7-year-old, it is located in the 4th intercostal space, just medial to left mid-clavicular line. In children over 7 years, it is located in the 5th intercostal space. अब क्या है, एपिकल पल्स किसे कहते हैं, वो पल्स जो आपके बिल्कुल हार्ट के नीचे हम फाइंड करते हैं, जो स्टेथोस्कोप रख के हम इसको सुनते हैं। तो छोटे बच्चे जो होते हैं तो उनका तो रिब्स छोटे होते हैं, तो उस टाइम हम फिर 4th इंटरकास्टल स्पेस पे हम स्टेथोस्कोप रखते हैं। लेकिन अगर 7 साल से बढ़ जाए तो उस कंडीशन में फिर हम 5th इंटरकास्टल स्पेस पे हमने फिर स्टेथोस्कोप का वो क्या डायफ्राम रखना होगा। इस सिर्फ इसको आपको ये बताया गया है। इंटरकास्टल स्पेस किसे कहते हैं, 2 रिब्स के दरमियान जो स्पेस है उसको इंटरकास्टल स्पेस कहते हैं। इसके बाद हमारे पास मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, बोन और जॉइंट स्ट्रक्चर, मूवमेंट एंड मसल स्ट्रेंथ, ये हमने फिर फाइंड आउट करनी है। ये चेक करने हैं कि आया उसके बॉडी के जितने भी जॉइंट्स वगैरह हैं वो मूवेबल हैं या नहीं है, मतलब मूवमेंट करते या नहीं करते, जो मूवेबल जॉइंट है। सही है, तो इसमें हम क्या चीज़ें देखते हैं, तो ये ग्रास मोटर माइलस्टोन है, मतलब ये है कि नॉर्मल बच्चे के लिए ये चीज़ें होनी चाहिए कि रोल्स ओवर फ्रॉम प्रोन टू सुपाइन, मतलब वो सीधा लेटा हुआ है तो वो उल्टा लेट सकता है, मतलब खुद को रोल आउट कर सकता है, 4 महीनों तक होता है। इसके बाद जब 8 महीनों तक होता है तो क्या होता है कि बच्चा बैठने के काबिल हो जाता है। उसके बाद जब 10 महीनों तक हो जाता है तो वो कोशिश करता है खड़े होने की। जब 11 महीनों से इससे ज़्यादा होता है तो वो फिर थोड़ा बहुत वो चलना स्टार्ट कर लेता है। इसके बाद 15 महीनों तक होता है तो वो खुद विदाउट एनी सपोर्ट चल सकता है। इसके तो ये क्या है कि तो ये एज के लिहाज से ये चीज़ें बच्चों में होनी चाहिए। अगर हमारे पास कोई बेबी लेकर आता है, वो कहते हैं 2 सालों तक हैं लेकिन वो खुद नहीं चल सकता, तो 15 महीनों का तो बच्चा चलने के काबिल होना चाहिए। अब वो 2 सालों का ही नहीं चल सकता तो इसको कोई प्रॉब्लम है। तो जब हमें नॉर्मल का पता होगा तो उसके बाद ही हम ये फाइंड आउट करेंगे कि उसको मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम है या नहीं है। तो ये आपको फिर एमसीक्यूज के लिए याद होना चाहिए कि बच्चा चलना कब सीखता है, जब वो 15 महीनों का हो जाए। और बाकी तो ये तमाम चीज़ें आप एमसीक्यूज के लिए याद रख लें। इसके बाद ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या है कि पल्पेट द क्लेविकल ऑफ न्यू बॉर्न फ्रॉम द स्टर्नम टू द शोल्डर, दिस बोन आर ऑफन फ्रैक्चर ड्यूरिंग द बर्थ प्रोसेस, अ मास एंड क्रेपिटस में इंडिकेट फ्रैक्चर। क्या होता है, जो बच्चों का क्लेविकल बोन होता है, क्लेविकल जो आपके ये जो थ्रोट के नीचे वाला, जो रिब्स के ऊपर वाला जो बोन होता है क्लेविकल, तो ये हमने चेक करना होता है। क्यों? क्योंकि अक्सर जब बच्चों की डिलीवरी होती है तो उस दौरान इस बोन के ब्रेक होने का खतरा होता है, ये कभी कभार टूट जाता है, तो वो जगह स्वेल भी होगी और रेड भी होगी और वहाँ पे क्रेपिटस की साउंड भी हमें महसूस होगी। तो ये हमने फाइंड आउट करना है, चेक करना है, इंस्पेक्ट करना है। इसके बाद हमारे पास नॉर्मल डेवलपमेंट स्पाइनल कार्ड है या स्पाइनल नर्व्स हैं। 2 से 3 महीनों तक बच्चा क्या है कि वो अपने हेड को इरेक्ट रखेगा, मतलब अपने हेड को होल्ड रख सकता है, और
थोरेसिक की, और अगर बैठा होगा तो उसकी फोसिस टाइप होगा, उसका जो शोल्डर है, जो ऊपर की कमर है, कमर वो बाहर की तरफ थोड़ा निकला हुआ नजर आते हैं। तो ये नॉर्मल बच्चों की नॉर्मल क्या है, पोस्टर है। 6 से 8 महीनों तक होगा तो विदाउट सपोर्ट वो बैठ सकेगा और उसकी स्पाइन वो स्ट्रेट होनी चाहिए, उसकी जो कमर है, बैकबोन है, वो स्ट्रेट होनी चाहिए। 10 से लेके 15 महीनों तक वो इंडिपेंडेंटली विदाउट एनी सपोर्ट वो चल सकता है और उसकी स्पाइन जो होगी वो स्ट्रेट होगी। अगर वर्टिब्रल कॉलम या उसका कमर बाहर निकला हुआ है तब भी प्रॉब्लम, अगर अंदर की तरफ धंसा हुआ है तब भी प्रॉब्लम। तो ये चीज़ें हमने देखनी है। टॉडलर जो होगा तो उसका एब्डोमेन प्रोट्रूडिंग होगा, लंबर लॉर्डोसिस होगा। और जो स्कूल एज के बच्चे होते हैं, लॉर्डोसिस किसे कहते हैं कि जब उसका जो हमारे पास क्या है कि वर्टिब्रल कॉलम है वो थोड़ा अंदर की तरफ झुका होता है, सही है, थोड़ा अंदर की तरफ होता है, मतलब फुल स्ट्रेट नहीं होता, और ये नॉर्मल है। इसके बाद हाइट ऑफ शोल्डर एंड हिप इज लेवल, बैलेंस थोरेसिक कन्वेक्स एंड लंबर कनकेव कर्व्स। क्या होता है कि जब स्कूल एज की तरफ हो जाते हैं या इससे बड़ा तो फिर उसका बैकबोन बिल्कुल स्ट्रेट होता है और लंबर थोड़ा सा अंदर की तरफ जो है उसमें कर्व सी आ जाती है, शोल्डर उसके स्ट्रेट हो जाते हैं। तो ये नॉर्मल डेवलपमेंट पोस्टर और स्पाइनल नर्व्स की हैं। तो ये भी फिर हमें याद होनी चाहिए एमसीक्यूज के हवाले से कि किस एज में उसके जो कमर की क्या सिचुएशन होगी या उसका बॉडी पोस्टर कैसा होगा। इसके बाद हम लैंग्वेज की डेवलपमेंट करते हैं। तो इंतहाई सिंपल, ये आप लोगों ने खुद पढ़ना है कि अगर 10 महीनों का बच्चा है तो वो मम्मा एंड डाडा, वो मम्मा पापा को जो है अगर जो है कोई माँ की तरफ इशारा करे तो उसको थोड़ी बहुत समझ आती है, और बाप की तरफ तो कभी कभार वो मम्मा बाबा उसको जो है कहकर उसको जानता है कि अगर हम कहेंगे कि आपकी माँ आ गई तो वो स्माइलिंग फेस उस पर आ जाता है, वो फेस उसका स्माइल पास करता है। इसके बाद 12 महीनों का होता है तो वो मम्मा बाबा क्या करते हैं, मदर और बाप को वो पुकार सकता है, माँ को मम्मा से, बाप को। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमें बताता है कि विद एज कौन कौन से मतलब लैंग्वेज डेवलपमेंट बच्चे में होंगी जो कि हमारे पास नॉर्मल हैं। तो ये आपको एमसीक्यूज के लिए याद होना चाहिए कि 12 महीनों का है तो वो माँ बाप मम्मा बाबा कह सकता है या पापा जिस तरह वो पुकारे। उसके बाद 13 से 15 महीनों तक हो जाता है तो वो थोड़े बहुत वर्ड जो है वो बोल सकता है। तो ये एज के लिहाज से बच्चे में जो डेवलपमेंट लैंग्वेज की जो डेवलपमेंट आती है तो ये हमें नॉर्मल पता होनी चाहिए। अब अगर एक बच्चा हमारे पास आ जाता है, वो 2 सालों का है लेकिन अभी उसने बोलना नहीं सीखा, वो कुछ नहीं बोल सकता, तो हमें फिर पता चल जाता है कि हाँ इस बच्चे के बोलने में कोई प्रॉब्लम है। लेकिन ये हमें तब पता चलेगा जब हमें पता हो कि एज के लिहाज से लैंग्वेज की डेवलपमेंट नॉर्मल कैसी होनी चाहिए। इसके बाद बॉडी बैलेंस, तो बॉडी का जो बैलेंस है एज के लिहाज से कैसा होना चाहिए। 12 महीनों का बच्चा है तो वो विदाउट एनी सपोर्ट वो खुद से खड़ा हो सकता है। उसके बाद 15 महीनों का है तो वो खुद से चल सकता है। पीछे 2 सालों का होते हैं तो अगर वो फ्रंट पे जिस तरह चलते हैं तो वो बैक पे भी चल सकता है बच्चा। इससे कम बच्चे को अगर आप कहोगे कि आप पीछे की तरफ चलो, जिस तरह हम खुद कभी बैकवर्ड चलते हैं, तो फिर उनमें क्या होगा, वो पीछे गिर सकते हैं। लेकिन 2 सालों का होगा तो वो फिर नॉर्मल होगी। इसके बाद 1 फुट फॉर 5 सेकंड के लिए 1 फुट पे वो खड़ा हो सकते हैं 4 साल का अगर बच्चा है, सही है। इसके बाद क्या है, होप्स ऑन 1 फुट हील टो वॉकिंग, तो 5 साल का है तो वो या अपने पंजों पे चल सकता है या अपने क्या है कि अपने हील वगैरह पे चल सकता है। तो ये क्या है, तो ये एज के लिहाज से बच्चे की बैलेंस डेवलपमेंट है कि वो किस तरह खुद को बैलेंस रखता है। 12 महीनों का होगा तो वो फिर क्या करेगा, विदाउट एनी सपोर्ट वो खड़ा हो सकेगा। तो ये भी हमें फिर नॉर्मल याद होनी चाहिए। ये सिर्फ और सिर्फ याद करने की चीज़ें हैं, इसमें बिल्कुल भी कंसेप्ट नहीं है, सही, इसमें कुछ भी कंसेप्ट की नहीं है। सिर्फ हमें पता होगा कि नॉर्मल हो हैं तो नॉर्मल एज के लिहाज से क्या क्या होना चाहिए। जब नॉर्मल हमें पता चल जाते हैं, अगर बच्चे ने वो अचीव नहीं किया मतलब उसमें कोई प्रॉब्लम है। इसके बाद एक्सपेक्टेड फाइन मोटर डेवलपमेंट फॉर एज, तो फाइन मोटर स्किल्स क्या हो सकते हैं कि 7 महीनों तक का है तो वो दोनों हाथों के दरमियान एक चीज को दूसरे हाथ तक ट्रांसफर कर सकता है। इसके बाद छोटी चीजें वो पिक कर सकते हैं अगर 10 महीनों तक है का है। तो ये क्या है, तो ये एज के लिहाज से फाइन मोटर स्किल्स हैं। फाइन मोटर स्किल तो हमें फिर जो है ये याद रखने चाहिए, ये आप एमसीक्यूज के लिए याद रख लें कि अगर वो पेन पकड़ के इधर उधर लकीरें खींच सकते हैं अगर 18 महीनों का है। क्या है कि वो हमारे पास बिल ट्यूब लॉक
टावर वो क्या कर सकता है, बना सकता है, एक चीज को दूसरे के ऊपर रख सकता है अगर 24 महीनों का है। इसके बाद 4 चीजें एक दूसरे के ऊपर रख सकता है जो खिलौने वगैरह होते हैं, तो अगर वो 30 महीनों का है। सही है। तो ये क्या होता है कि ये एज के लिहाज से फाइन मोटर डेवलपमेंट है। अगर नॉर्मल है तो सही है, अगर ये चीजें एज के लिहाज से बच्चे में नहीं है तो इसका मतलब ये है कि बच्चे में डेवलपमेंटल कोई प्रॉब्लम है। सही है। और लास्ट में हमारे पास नर्वस सिस्टम वेरिएशन, जो कि बच्चों में नॉर्मल होती हैं, लेकिन अगर वही चीजें बड़ों में हो तो फिर प्रॉब्लम होगा। पहला क्या है, न्यूबॉर्न हैव नॉर्मल रिफ्लेक्सेस व्हिच आर नॉट प्रेजेंट लेटर इन लाइफ एंड आल्सो द क्रेनियल नर्व एग्जामिनेशन टेक्निक आर डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ एन एडल्ट। क्या होता है कि छोटे बच्चों में कुछ क्या होते हैं, रिफ्लेक्सेस होते हैं, तो वो नॉर्मल होती हैं। लेटर लाइफ वो खत्म हो जाती हैं लेकिन वो टाइम पे नॉर्मल होती हैं। पहला क्या है, सकिंग रिफ्लेक्स। अगर आप बच्चे के लिप्स को उंगली से अगर टच कर लेते हैं तो वो फिर उस फिंगर को सक करना स्टार्ट कर लेते हैं। हालांकि 3 साल के बाद, मतलब 12 महीनों के बाद जब हमारे पास बच्चा होता है, उसके अगर आप लिप्स पे फिंगर को रखो भी वो सकिंग नहीं करेगा, लेकिन 12 महीनों से कम बच्चा जो है उसमें सकिंग रिफ्लेक्स होते हैं। अगर आप उसके लिप्स पे उंगली रखते हो तो खुद ब खुद उसका रिफ्लेक्स के थ्रू वो सकिंग स्टार्ट कर लेता है। इसके बाद सेकंड हमारे पास क्या है, रूटिंग रिफ्लेक्स। रूटिंग रिफ्लेक्स किसे कहते हैं कि अगर स्ट्रोकिंग द चीक एंड कॉर्नर ऑफ द माउथ काजेज द इन्फेंट टू टर्न द हेड। अगर हम बच्चे को, देखो ये हमारे पास बच्चे का फेस है, उसकी माउथ है, अगर यहाँ पे हम उसके टच करेंगे फेस के राइट साइड पे तो वो अपने हेड को राइट साइड की तरफ टिल्ट करता है, उसकी तरफ मोड़ देता है। अगर लेफ्ट साइड पे हम माउथ या फेस को टच करेंगे तो वो लेफ्ट साइड पे अपने सर को मोड़ देता है, मतलब वो ये सोचता है कि यहाँ पे कोई खाने की चीज है। सही है। और ये 3 से 4 महीनों तक ये फिर रिफ्लेक्स भी उनका डिसअपीयर हो जाता है, लेकिन ये बच्चों के नॉर्मल होते हैं। सब पहले आपको बताता चलूं, अगर आपके पास 12 महीनों से बच्चा छोटा है, उसके सकिंग रिफ्लेक्स नहीं है तो ये एक एबनॉर्मलिटी है, लेकिन अगर 12 महीनों के बाद भी अगर ये रिफ्लेक्स है तो फिर भी एबनॉर्मलिटी है। तो जो अपने 12 महीनों के बच्चा छोटा होगा तो उसमें सकिंग रिफ्लेक्स होंगे। इसके बाद हमारे पास पामर रिफ्लेक्स है। पामर रिफ्लेक्स क्या है कि स्ट्रोक द पाम ऑफ द हैंड विद अ फिंगर शुड कॉज द बेबी टू ग्रेप्स द फिंगर द ग्रेप्स विल टाइटन। क्या है कि अगर हम बच्चे के हाथ में अपनी उंगली देते हैं तो इनवॉलेंटरी वो उसको पकड़ लेता है, इसको कहते हैं पामर रिफ्लेक्स या ग्रेप्स रिफ्लेक्स। सही है। आप चेक भी कर सकते हैं कि 2 महीनों से छोटा बच्चा जो है, अगर हम उसके हाथ में उंगली दे देते हैं तो उसका हाथ उसके ऊपर बंद हो जाता है खुद ब खुद। सही। ये पामर रिफ्लेक्स है, इसको ग्रेप्स रिफ्लेक्स कहते हैं। ये आप एमसीक्यूज के लिए याद रख लें। इसके बाद बेबिंस्की टो रिफ्लेक्स। बेबिंस्की टो रिफ्लेक्स किसे कहते हैं, इन इन्फेंट विल हाइपर एक्सटेंड एंड फेंड्स इट टोज apart when the sole of the foot is struck from the heel upward and cross the ball of the foot usually disappear at 12 month। क्या होता है कि हमारे पास बच्चे का जो पाँव होते हैं, अगर आप उसके सोल को किसी भी चीज से स्टिमुलेट करते हैं तो वो क्या करते हैं, वो अपने पाँव की उंगलियों को ऊपर की तरफ एक्सटेंड करते हैं, हाइपर एक्सटेंशन उसमें आ जाती है। हालांकि ये नॉर्मल एडल्ट में नहीं होती। तो ये क्या है, यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बेबिंस्की साइन है। अगर यहाँ पे हमने उसको स्टिमुलेट किया, उसको सोल ऑफ फुट को, तो वो क्या करते हैं, वो तमाम उंगलियां जो हैं पाँव की उसको ऊपर की तरफ एक्सटेंड करता है। तो अगर इस तरह बच्चा करता है तो ये नॉर्मल है, अगर इस तरह नहीं करता तो ये फिर उसमें प्रॉब्लम है। और ये एज के लिहाज से फिर ये साइन क्या होता है, जब ये रिफ्लेक्स उसका खत्म हो जाता है। एडल्ट का क्या होता है, एडल्ट का इस तरह होता है, अगर आप अपने फुट को इस तरह करोगे स्टिमुलेट करोगे सोल को, तो आपकी उंगलियां जो है वो नीचे की तरफ मुड़ेगी। तो ये बच्चों में ये होता है, लेकिन ये नॉर्मल है, इसको बेबिंस्की साइन कहते हैं। अगर हम बच्चे को फुट को इस तरह हम टच करते हैं और उसके रिफ्लेक्स उंगलियां पीछे की तरफ वो एक्सटेंड कर लेता है, हाइपर एक्सटेंड, तो ये पॉजिटिव बेबिंस्की साइन होंगे। अगर इस तरह नहीं होता तो फिर नेगेटिव होंगे। तो ये भी हमने फिर चेक करना है। तो ये जो हमारे पास रिफ्लेक्स हैं 4, इसमें से एक रिफ्लेक्स एमसीक्यूज में अक्सर वो लेकर आता है, तो फिर आपको पता होना चाहिए कि ये कौन कौन से हमारे पास रिफ्लेक्स हैं। और यहाँ पे इसमें एज भी लिखा है कि उस एज के बाद ये रिफ्लेक्स फिर बच्चों में डिसअपीयर हो जाते हैं। और एंड में हमारे पास ये क्रेनियल नर्व्स के फंक्शन जो हम चेक करते हैं, तो इसमें क्या होता है, इसमें अल्फैक्टरी तो बच्चों का डिटेक्ट नहीं होता, मतलब बच्चों